हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है कि 10th क्लास की डेटशीट आ चुकी है। तो आर्यन सर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मैथ्स की सीरीज भी लेके आएंगे। तो आज हम आपको यहाँ पे मैथ्स कराऊंगा और स्टार्ट हम करेंगे 2023 के पेपर से, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो सेक्शन ए में आप सबको पता ही है कि एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आते हैं और क्लास 10th में ये बहुत एक डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। 20 मार्क्स बहुत ज्यादा है बच्चे के लिए और ये सारे बच्चा 20 में से 20 स्कोर कर सकता है। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है बस। अब जैसे फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है द नंबर 3 इज, जो नंबर 3 है वो इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है या नन ऑफ दीज। तो ये वेरी इजी, अभी तक बच्चों ने मार्क कर भी दिया होगा। तो जो नंबर 3 है सबको पता है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। अब सबको पता है इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इवन नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर जो है जिसके 2 से ज्यादा मल्टीपल्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसके, वो कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ मुझे आप कमेंट सेक्शन में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? ठीक है, तो ये जो नंबर 3 है ये हमारा क्या है? ये हमारा प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। जो नेक्स्ट हमारा है, ये एमसीक्यू हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है। इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। हमें बताना है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा एक पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8। हमें इसके पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं और इसके लिए आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे आपकी इक्वेशन है x² - 2x - 8, आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी और वो आपको वैल्यूज बतानी है। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है 4 मार्क्स का भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको पता है पॉलिनोमियल चैप्टर वेरी इजी चैप्टर, इसमें सिर्फ टोटल 2 ही एक्सरसाइजेस करनी है आपको और बहुत आसान एक्सरसाइजेस है। यहां से आपको एमसीक्यू भी आएगा और प्लस एक 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन भी आना है, इसलिए आपको ध्यान से करना है। अब इसको आपने स्प्लिट करना है। कुछ बच्चों ने अभी तक मेरे करवाने से पहले ही कर लिया होगा, तो आपने इसको स्प्लिट करना है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? -4x + 2x। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे और 4 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 × 2 वो -8 भी हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x × x - 4 + 2 × x - 4, x - 4 × x + 2। जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हमारी x की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और एक वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। तो यहां पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा 4 और -2 वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहां पे देखो एक ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 2, -4, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर 2 और 4 ये भी नहीं है, -2 -4 भी नहीं है। इट मींस इनमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं था और हमारा आंसर आ रहा है 4 और -2। इट मींस इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आगे हम इस चैप्टर के बारे में भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। फिलहाल आज हम जो है एमसीक्यूज पे ही फोकस करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन जो हमारा है वो है 8th टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा गया और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 3 या 4 एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में। तो ये इसमें हमें 8 टर्म बतानी है एपी की। आपको पता है एपी में सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं और दोनों फार्मूले आपने ध्यान से करने हैं। जैसे आपको एक करना है एन an का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d। एक फार्मूला ये है और एक सम का फार्मूला है sn का, n/2 2a + n - 1 × d। एपी में इनके अलावा कोई और फार्मूला अभी तक है ही नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा इन्हीं में से बनेगा, इसलिए थोड़ा इसमें करेंगे। अब जैसे कि देखो इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म हमारी a आ गई 10। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को क्या करते हैं? माइनस। तो 7 - 10, 7 - 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -3। और हमें पूछी है 8th टर्म, मींस हमें a8 निकालना है और a8 का मतलब होता है a + 8 - 1 दैट इज 7d। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह 10 + 7, d की जगह -3। 10 प्लस इंटू माइनस, -7 3 21, 21 में से 10 जाएंगे तो -11। आपने चेक करना है कि -11 कौन से ऑप्शन में है। अब -11 आपका ए ऑप्शन में है, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये एमसीक्यू जो है एपी का हो जाएगा। इस बार एएन पे है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको एसएन पे एमसीक्यू आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट नंबर 7 से ये आपका क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपका आया है डिस्टेंस फार्मूले पे। आपको डिस्टेंस 2 पॉइंट गिवन है और आपको उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए इस चैप्टर के, डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस फार्मूला, और सभी को पता भी है फार्मूला ये, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
इसी चैप्टर में एक फार्मूला और है डिस्टेंस फार्मूला के बाद, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ उस फार्मूले का नाम क्या है और वो फार्मूला क्या है। अब इस एमसीक्यू के पास जाते हैं, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, या आप 4 माइनस 0 भी लिख सकते हो, प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे 0 माइनस 4 आपका माइनस 4 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका फोर्थ वाला एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये आपका आया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। यहां पे आपको पता है तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, और लास्ट वन इज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। इस पेपर में आपको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के रिलेटेड पूछा है, हो सकता है 2026 के पेपर में यूनिक सॉल्यूशन का आ जाए। तो सबसे पहले आपको इन तीनों की कंडीशन पता होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यूनिक की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इसका एक ही आंसर आएगा, उसके अलावा कोई और आंसर का पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। पैरेलल लाइंस आएंगी आपकी। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये इन्फिनिटी मैनी कंडीशन की कंडीशन है। तो इसमें हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पे इसमें इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस दिया, थर्ड वाली कंडीशन लगेगी a1, यहां पे हमारा ये a1 हो गया, ये b1, और हमारा c1 जो कांस्टेंट ये दिया है, यहां पे हमारा ये a2 हो गया, b2 और ये c2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कंडीशन लग जाएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इसको सॉल्व कर लेंगे, a1 हमारा गया 6/12 इज इक्वल टू 3/c। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और आप लोग यहां से c की वैल्यू निकाल सकते हो। 6 1 जा 6 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो जिस ऑप्शन में c6 है वो आपका आंसर है। तो या फिर आप c1/c2 लेके भी इसको कंपेयर कर सकते थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये लिखा है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल विद रेडियस r। अब यहां पे हमें सरकमफ्रेंस पूछा है लेकिन सर्कल का नहीं पूछा, इसका पूछा है सेमी सर्कल का पूछा है। तो कई बच्चे क्या होंगे, जल्दी से देखेंगे सर्कल तो मिनट में टिक कर देंगे 2πr, लेकिन वो उसका आंसर नहीं है। 2πr जो है वो सर्कल का सेमी सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का। हमें यहाँ पे सेमी सर्कल का पूछा है, तो सेमी सर्कल के लिए आपको क्या करना है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 से डिवाइड कर देना। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा πr, और वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट में चलेंगे हम, नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। वैसे तो एक सर्कल पे जो है इनफिनाइट टेंजेंट्स होते हैं, लेकिन जब बात करेगा पैरेलल टेंजेंट्स की तो सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। वो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव भी आपको यही करना है। वो कई बार लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रूव करो कि जो सर्कल के 2 टेंजेंट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, प्रोबेबिलिटी। और ये कार्ड्स पे क्वेश्चन आया है। कार्ड्स आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में आइडिया भी है। देखो जी, कार्ड्स का जो क्वेश्चन है, टोटल हमें 52 कार्ड्स दिए हैं। अब ये भी देखो कर्सर हमारा साथ में दे रहा, टोटल कार्ड्स जो हमें दिए हैं, टोटल कार्ड्स हमें जो दिए हैं 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड 52 होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर्ट की। अब हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, ये सारे 13 होते हैं। तो जब हमें हर्ट की निकालनी है तो हर्ट 13 होते हैं और टोटल कार्ड है 52। तो 13 से इसको कैंसिल करेंगे, 13 1 जा 13 4 जा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, जिस चैप्टर से बच्चे डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, उसी पे आया है और आइडेंटिटी पे आया है क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर 30 की। ऑब्जेक्टिव ये आइडेंटिटीज हैं, हर बार पूछी जाती है पेपर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहीं से बनती है। अगर हमें यहां से वैल्यू निकालनी हो साइन स्क्वायर थीटा की तो वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही आइडेंटिटी यूज हुई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, जो नेक्स्ट हमारा है, ये पॉलिनोमियल्स पे आया है। नेक्स्ट वाला जो हमारा है
ऑब्जेक्टिव नंबर 10 है, ये भी पॉलिनोमियल्स पे आया है। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में सेकंड ऑब्जेक्टिव किया था जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने थे, अब ये भी उसी की तरह ऑब्जेक्टिव हमारा है, पॉलिनोमियल चैप्टर से है। इसमें हमें जीरोस का प्रोडक्ट बताना है। जीरोस का प्रोडक्ट क्या है? तो आपको पता है सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है सी अपॉन ए। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है सी अपॉन ए। तो यहां पे हमारा सी की वैल्यू कितनी आएगी? ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, दैट इज सी। तो सी अपॉन ए, सी की जगह हो गया हमारा -5 और ए की जगह हमारा हो गया √5। अब देखेंगे कोई ऑप्शन में ऐसा आंसर है, तो अब जब हमने इसके ऑप्शंस चेक किए यहाँ पे ऐसा कोई आंसर नहीं है, इट मींस थोड़ा सा हमें इसे आगे चलना पड़ेगा, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको √5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, √5 से डिवाइड भी कर देंगे, -5 √5 अपॉन 5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -√5। हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा -√5, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर 1 में भी √5 है, लेकिन आंसर में हमारा -√5 है, तो ध्यान से आपने इसको मार्क करना है, माइनस वाले ऑप्शन को मार्क करना है, -√5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा 11 वाला एमसीक्यू, ये ब्लैंक टाइप है। इसमें पूछा है HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज डैश। तो सबसे पहले प्राइम नंबर, वैसे नंबर, ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, और दो प्राइम नंबर का जो HCF है वो जो है इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। जो दो प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके 2 और 3 लेके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर करनी हो तो उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, तो ये ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट, जैसे मैंने को पहले कहा था कि एपी पे 2 या 3, उसके कई बार 4 ऑब्जेक्टिव भी कई बार एपी में आते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेकंड एक और आया है, इसमें चॉइस है, हमें इस एपी की बताना है क्या नेक्स्ट टर्म √108 है, तो इसको सॉल्व करना है और फिर देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट टर्म 108 है या नहीं है। अब हमें फर्स्ट टर्म दिया इसकी √27 होता है 3√3। अगर हम इसको ब्रेक करें 9 इंटू 3, 9 3 27, तो 9 का रूट आएगा 3√3। वैसे 48 का हो जाएगा 16 इंटू 3, और 16 का रूट होता है 4√3। इसको लिख लेंगे 25 इंटू 3, और 25 का होता है 5√3। तो 3√3, 4√3, 5√3, तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी 6√3, मतलब 6 का हो गया 36 इंटू 3, दैट इज √108। तो नेक्स्ट टर्म 108 ही आती है रूट में, और हमें ऑप्शन में भी दिया, यही आंसर दिया, इट मींस ये आपका द नेक्स्ट टर्म इज 108, बिल्कुल यही है। इसका 108 आएगा, इसका ट्रू लिख सकते हो या इस लिख सकते हो इज 108, यस यही इसका आंसर है, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके बाद वापस ट्रिग्नोमेट्री पे आ गया है। ये बड़े चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नंबरों की आती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स भी ज्यादा आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे ये ऑब्जेक्टिव है कि जो वैल्यू होती है cos थीटा की, जो वैल्यू होती है cos थीटा की, वो इंक्रीज करती है जब थीटा इंक्रीज करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज करती है। सबको पता होना चाहिए cos का टेबल, cos की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45, 60 और 90, यहां तक ये भी 10th में आपको है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ोगे उसमें cos 0 1, फिर आपका √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये हर स्टेप पे घट रही है, कम हो रही है, लेकिन यहां बोल रहा है इंक्रीज, इट मींस ये फॉल्स है। साइन होता तो वो उसकी इंक्रीज होती है, लेकिन cos की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट नंबर 14, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। 6.1 से जो है ये एमसीक्यू आया है, तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो है वो क्या होती है? सिमिलर होती है। नेक्स्ट नंबर 15 जो है ये हमारा सर्कल चैप्टर से आया है, और ऑब्जेक्टिव है हमारा द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। जो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये सर्कल है, सपोज से इसका सेंटर आ गया, ये टेंजेंट है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक जगह पे टच करती है, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पे टच करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें लिखना आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल चैप्टर में 2 थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की सपोर्ट मिली तो मैं 4 थ्योरम्स करवाऊंगा आपको, जिनमें से पेपर में इस बार 2 आनी ही आनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नंबर 16, डिस्टेंस फार्मूला। ऑलरेडी हमने पिछले एमसीक्यू में डिस्कस कर लिया, और मैंने लिखा भी था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हमने लिखा भी था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, लिखा भी था अभी हमने उसके बारे में। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मैंने आपसे पूछा था इस चैप्टर में एक फार्मूला और भी है, पहले मैंने पूछा था आपको डिस्टेंस फार्मूला, आपने उसका नाम अभी तक मुझे कमेंट में लिख के बताना है उस फार्मूला का नाम क्या है, और वो फार्मूला भी आपने मुझे लिख के वो बताना है। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन पूछा है ऑर्डिनेट। देखो ऑर्डिनेट का सिंपल है, ऑर्डिनेट होता है वाई क्वाड्रेंट, ऑर्डिनेट होता है वाई क्वाड्रेंट, वाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। जैसे वाई का यहां पूछा है, हो सकता है इस बार पेपर में एक्स कोऑर्डिनेट का पूछ ले, उसका नाम क्या है आपने मुझे नाम बताना है। नेक्स्ट इज नंबर 17, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट आपको लिखनी है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये भी आया है, इसके बारे में आपने बताना है। इसका हम प्रूफ भी लेके आएंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो ये 4 थ्योरम्स में आपको करवाऊंगा और पेपर में उनमें से 2 आनी ही आनी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का भी जो है आपने स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी स्टेटमेंट भी हम आपको दे देंगे, आप लिख सकते हो। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल to intersect the other 2 sides at distinct points, then the other 2 sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio। और ये आपने इसी तरह से लिखनी है, ये स्टेटमेंट है, इसको आप बदल के अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, जैसे है ये ऐसे ही लिखनी है। एक स्टेटमेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की और दूसरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो भी आप लोगों ने करनी है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का एक नाम और होता है और आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना उसका नाम क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का एक नाम और भी है, ठीक है, वो आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट नंबर 18 जो आ गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की सभी ने डेफिनेशन जो है वो कर लेनी है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई हम नीचे से कोई ऊपर की तरफ चीज देखते हैं, तो जैसे हम नीचे हूं तो यहां से मैं ऊपर बोर्ड की तरफ देख रहा हूं, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई आदमी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है तो वो नीचे देख रहा है, तो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा फिर वो। और हमारा एक नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव और आ गया हमारा जो 19th नंबर पे है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी सबको पता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। जी, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। और आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को क्या बोलते हैं। 19 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और है, वो इस स्लाइड में मैं शो नहीं कर पाया आपको, और वो ऑब्जेक्टिव था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है ऑब्जेक्टिव था, और इसका आंसर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक फर्स्ट लेक्चर था एमसीक्यूज पे। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों ने अब बस तैयारी शुरू कर देनी। आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लाएंगे। और आप लोगों ने ऐसे ही जुड़े रहना है हमारे साथ। आने वाले टाइम पे इसी चैनल पे आपको साइंस की वीडियोस ऑलरेडी मिल रही है, वो आर्यन सर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ दिनों में इंग्लिश की वीडियोस भी आ रही हैं आपके पास। तो बस आप लोगों ने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ये 1 महीना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जितना हो सके बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और हमारी वीडियोस को फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।